नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। रीजनिंग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जनरली सभी कंपटीशन के एग्जाम के। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस कि पहली बात तो ये कि ये सभी एग्जाम में रहता है, और दूसरी बात तो ये कि इसमें स्कोर करना बड़ा आसान है। बस अगर आप क्वेश्चन की जो पेचीदापन है उसको आप समझ गए। रीजनिंग को अटेंड करना बड़ा ही आसान है। रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर करना भी बड़ा आसान है। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको रीजनिंग मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CHSL हो चाहे वो CGL हो, दोनों में आपको रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज नजर आएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी CSAT का जो पेपर होता है, कंपलसरी पेपर जो सिर्फ पासिंग पेपर होता है, उसमें भी आपको रीजनिंग का एक ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएगा। रीजनिंग के साथ क्वांट बेस्ड रीजनिंग जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स बेस्ड रीजनिंग, वो रहता है। इसके अलावा अगर आप एक्चुअल की तैयारी कर रहे हैं एसेट की, तो उसमें भी 10 मार्क्स का रीजनिंग देखने को मिलता है। किसी भी बैंकिंग के एग्जाम में आपको रीजनिंग मिल जाएगा, चाहे वो रेलवेज का एग्जाम हो आपको रीजनिंग मिल जाएगा, चाहे वो सरकारी नौकरी की कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगा। और तो और अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो जनरली सभी लोगों को तो इंटरव्यू के लिए बुलाती नहीं है। इंटरव्यू में बुलाने के पहले वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट करती है, और स्क्रीनिंग टेस्ट में जनरली वो रीजनिंग ही पूछती है। आपके एप्टीट्यूड को वो देखती है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। उसमें भी आपको रीजनिंग की आवश्यकता है। नेट JRF, मैं खुद नेट JRF का अभ्यर्थी हूँ। नेट JRF में भी रीजनिंग का ठीक ठाक महत्व है। तो ये सभी परीक्षाओं में रीजनिंग का ठीक ठाक महत्व है, ये हम देखते हैं। इसलिए रीजनिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और जो कोई किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहा है, मेरा ये मानना है कि रीजनिंग अपने IQ को बढ़ाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जैसे बचपन में हम लोग सुडोकू खेलते थे अखबार में, जिससे कि हमारी जो चिंतन शैली थी वो थोड़ी इम्प्रूव होती थी, तो उसी तरह रीजनिंग भी है। रीजनिंग से आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी। जिस तरह से आप जिम में जाके अपने शरीर बनाते हैं, आप कसरत करते हैं, अपने शरीर को मेहनत में लगाते हैं जिससे आपके शरीर में एक गठीलापन आता है, उसी तरीके से अगर आप रीजनिंग करेंगे तो आप अपने दिमाग को जोर लगाएंगे और आपके दिमाग में एक गठीलापन तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सोचने समझने की शक्ति जो है वो ज़रूर थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो रीजनिंग सबको समझना चाहिए। मैंने जितना रीजनिंग सीखा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको भी उतना रीजनिंग सिखा सकूँ। हालांकि मैं इस बात का दावा तो नहीं कहता कि मुझे रीजनिंग में सब कुछ आता है, लेकिन हाँ, जो भी ठीक ठाक मुझे आता है रीजनिंग में, मैं वो आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। रीजनिंग में आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली सभी एग्जाम में आता है। जो भी मैंने यहाँ लिखा है इन सभी एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आते हैं। नेट JRF में शायद नहीं आता है, लेकिन एसेट हो गई या CHSL CGL, रेलवेज, बैंकिंग, CSAT, सब में आता है। वो टॉपिक है कैलेंडर्स। जी हाँ, तो मैं हेडिंग दे दूँ कैलेंडर्स। कैलेंडर से क्वेश्चन आता है। अब कैलेंडर से किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ये मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं इस साल यानी कि 2021 में यदि आपका जन्म दिवस ट्यूसडे को हुआ है, ट्यूसडे को, इस साल यदि आपका जन्म दिवस ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन पड़ा है, तो आने वाले वर्ष में यानी कि 2022 में आपका जन्म दिवस किस दिन पड़ेगा। तो आप लोग सब बता सकते हैं इसका आंसर कि अगला दिन है वो वेडनेसडे को होगा। लेकिन यदि वो लीप ईयर हुआ, यानी कि अगला वर्ष अगर लीप ईयर हुआ तो वह थर्सडे को हो जाएगा। और लीप ईयर में भी तब वो थर्सडे होगा जब आपका जन्म दिवस फरवरी महीने के बाद होता हो, यानी कि मार्च अप्रैल में होता हो। तो अगर फरवरी के पहले होता है, जनवरी या फिर 29 फरवरी के पहले होता है, तब वेडनेसडे को ही पड़ेगा। अब ये जो
चीज हो रहा है यहाँ पे, जो हम देखते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम समझेंगे। ठीक, इससे पहले मैं एक और आपसे सरल सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज मंडे है, मान लेते हैं कि आज मंडे है, और अगर मैं आपको बोलूं कि आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप बोलेंगे ट्यूसडे। अगर आपका रीजनिंग ठीक ठाक है तो। अगर आप थोड़े से ढीले हैं रीजनिंग में तो आप गिनना शुरू कर देंगे, आज मंडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से। अगर मैं बोलूं कि मंडे से 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शायद आपको थोड़ा सोचना पड़े कि हाँ 17 दिन बाद कौन सा दिन हो सकता है। या अगर मैं आपको पूछूं कि मंडे से 117 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या ऐसा कोई भी रैंडम नंबर मैं आपको दे दूं और आपसे पूछूं कि मंडे के बाद कौन सा दिन होगा उतने दिन बाद, तो शायद आप थोड़े समस्या में आ सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा नियम आपको बताने वाला हूँ जिसके बाद इस चीज़ को सॉल्व करना आपके लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का, और ऑड से यहाँ मैं ऑड नंबर्स नहीं बोल रहा हूँ, ऑड नंबर्स नहीं है ये। ऑड डेज मतलब होता है ऑड, जो ऑड का जो लिटरल मीनिंग है थोड़ा अलग हटके, वो ऑड डेज की मैं बात कर रहा हूँ। कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के प्रश्नों को हमें ऑड डेज कैलकुलेट करना सीखना होगा। और ऑड डेज को कैलकुलेट करने का सबसे सही तरीका है नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दें। नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दें, उसके बाद आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर यानी कि आपको एक शेष संख्या मिलेगी, रिमाइंडर। वो जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से आप मंडे से आप उस रिमाइंडर को काउंट करें। कहने का मतलब ये, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 117 दिन, मंडे के बाद 117 दिन कौन सा दिन होगा, तो मैं 117 को अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूं तो मैं 117 को 7 से डिवाइड करना चाहता हूं 2 और यहाँ 5, यानी कि 5 जो है उसके रिमाइंडर हो रहा है। यानी कि आपको मंडे में 5 दिन और जोड़ देने हैं, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस इसके बाद का जो दिन होगा वो सैटरडे होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है। ऐसी कोई भी संख्या आपको दी जाए आप उसको 7 से डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर बचेगा उतना दिन मंडे पे जोड़ दें, यानी कि जो भी दिन दिया है उस पर जोड़ दें, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल सही तरीका है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इसको करने में, अगर आपका डिवीजन ठीक ठाक है। बहरहाल इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझना है वो ये कि आखिर 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि 7 दिन बाद हर दिन जो है वो रिपीट हो जाता है। जैसे संडे है, संडे से 7 दिन बाद वापस संडे आएगा, वापस 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, फिर 7 दिन बाद फिर संडे आएगा। यानी कि 7 से डिवाइड इसलिए करें क्योंकि 7 जो है वो रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीट करके उसी डे को वापस ले आता है हमारे सामने। तो अगर संडे है और इस पे अगर मैं 35 डेज ऐड करूं, अब मैं ये पूछूं कि कौन सा डे आएगा, तो आप पाएंगे कि अगर मैं 35 को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। यानी कि वो दिन भी संडे ही होगा, रिपीट हो जाएगा दिन, वो दिन भी संडे ही होगा। यानी कि संडे में 7 का कोई भी मल्टीपल नंबर ऑफ डेज अगर मैं ऐड करूं तो वापस संडे ही आएगा, चाहे वो 7 हो, 14 हो, 21 हो, 28 हो, 70 हो, कुछ भी हो, संडे ही आएगा। बात समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। तो जनरली आप लोग सबको लीप ईयर पता होगा। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है, विशेष ईयर, जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है, और फरवरी में कुल 29 दिन होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है। किसी भी लीप ईयर को पहचानने का 2 तरीका है। अगर वो लीप ईयर सेंचुरी ईयर तो उसका एक तरीका है, अगर कोई लीप ईयर नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसका भी अपना एक तरीका है। सेंचुरी ईयर यानी कि जिसके लास्ट में 00 आ रहा हो, नॉन सेंचुरी ईयर जिसके अंत में 00 नहीं आ रहा हो। नॉन सेंचुरी ईयर अगर है तो कैसे पहचाने वो लीप ईयर है, वो डिविजिबल बाय 4 होगा, यानी कि 4 से डिवाइड होगा।
और अगर सेंचुरी ईयर है तो वो डिविजिबल बाई 400 होगा, वो 400 से डिवाइड होगा। आपको कुछ ऐसे सेंचुरी लीप ईयर मिलेंगे जो 4 से भी डिवाइड होते हैं, लेकिन जनरली जो रूल है वो 400 से डिवाइड करने का है। नॉन सेंचुरी लीप ईयर में 2012, 2016, 2020 ऐसे ईयर्स होते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर्स में 2000 या 4000 ऐसे ईयर्स हो सकते हैं। अब डिविजिबल बाई 4 का नियम क्या है, ये आप लोगों ने अगर क्वांट क्लास में किया तो आपको पता होगा। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको पहचानने का सबसे सही तरीका है कि आप उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को देखें। अगर वो लास्ट के दो डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर नंबर है 212, तो 212 के लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होता है, यानी कि 212 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक, तो बड़ा ही सरल तरीका है 4 से डिवीजन के रूल का। अगर आपको डिवीजन के रूल का वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, डिवीजन के रूल का वीडियो दिया हुआ है। अभी किसी भी सेंचुरी लीप ईयर में, या माफ करिए किसी भी लीप ईयर में या किसी भी नॉन लीप ईयर में कितना ऑड डेज होता है वो समझ लेते हैं। क्लास के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपका जन्मदिन मंडे को होगा तो अगले साल आपका जन्मदिन कौन से दिन पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अब मैंने आपको बोला था मैं इसके पीछे का जो रीज़न है, जो लॉजिक है, आपको बताऊंगा। तो देखिए लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचता है वो है 2, यानी कि 2 ऑड डेज हुए। और अगर आप किसी नॉन लीप ईयर को 7 से डिवाइड करेंगे, उसमें 365 दिन होते हैं, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 1 ऑड दिन इसमें ऐड हो रहा है। बड़ा ही सिंपल है कि अगर ये 2021 का वर्ष है और मेरा जन्मदिन ट्यूसडे के दिन पड़ा है, तो अगले साल 2022 में, जो कि नॉन लीप ईयर है, मेरे जन्म दिवस पे 1 दिन और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 ऑड डे जो है वो और ऐड हो जाएगा, तो मेरा जन्म दिवस वेडनेसडे को हो जाएगा। ठीक है, 2023 में क्या होगा, 1 साल बाद 2023, जो कि फिर से एक नॉन लीप ईयर है, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, यानी कि 1 ऑड डेज उसमें और ऐड हो जाएगा, तो वो थर्सडे हो जाएगा। 2024 में क्या होगा, 2024 में जो कि एक लीप ईयर है, उसमें 2 दिन ऐड हो सकता है या 1 दिन भी ऐड हो सकता है। 2 दिन तब ऐड होगा अगर मेरा जन्म दिवस 29 फरवरी के बाद है। जैसे कि मेरा जन्म दिवस मई महीने में है, तो मेरे जन्म दिवस में थर्सडे से 2 दिन और ऐड होगा, क्योंकि 2024 जो है वो एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 और डेज होता है, यानी कि 2024 में मेरा जन्म दिवस फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि सैटरडे के दिन पड़ेगा। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म फरवरी से पहले, यानी कि जनवरी में, या मान लो 15 फरवरी 16 फरवरी को है, तो उसके जन्म दिवस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि जो एक एक्स्ट्रा दिन का काउंटिंग है वो फरवरी के 29वें दिन से शुरू होता है। फरवरी के पहले 29वें दिन के पहले से नहीं शुरू होता है, वो उसके बाद से इफेक्टिव होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि एग्जाम में कौन सा डेट, कौन सा महीना, ये सब दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मैं 2-4 प्रश्न आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ क्या है। मैं कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं अपने पास रेडी करके रखा है, मैंने वहीं से मैं आपको प्रश्न दूंगा। एसएससी सीजीएल के प्रश्न है ये। एक जो प्रश्न ये है कि यदि 1 जनवरी 2016, तो ये प्रश्न बोलते हैं एसएससी का पास्ट ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे था तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा। कैसे करना है, हमें 1 जनवरी 2018 से लेके 18 मई 2018 के बीच के जो ऑड डेज है वो निकाल लेना है, और जो भी नंबर आएगा उसको मंडे में ऐड कर देना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। 1 जनवरी में से लेके 31 जनवरी तक टोटल 31 दिन होते हैं। जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो जनवरी महीने में ऑड डेज कितना होगा, तो 31 को 7 से डिवाइड करें, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो है 3, यानी कि जनवरी में 3 ऑड डेज है। यानी कि जनवरी से फरवरी में जाने के बीच 3 दिन ऐड हो जाएगा। फरवरी में 28 दिन, अगला महीना फरवरी में 28 दिन। अब 28 दिन क्यों, क्योंकि 2018 बोला गया है, 2018 एक नॉन लीप ईयर है, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए नॉन लीप ईयर है, तो इसलिए फरवरी में 28 दिन होगा। 28 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा,
यानी कि फरवरी में कोई भी ऑड डेज नहीं है, यानी कि जनवरी से फरवरी में जाने के बीच जो दिन ऐड हुआ था, फरवरी से मार्च के बीच जाने में भी उतना ही दिन ऐड होगा। अच्छा मार्च में भी 31 दिन है। 31 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 3 आएगा, यानी कि मार्च में भी 3 ऑड डेज और ऐड हो जाएंगे। मार्च से अप्रैल में जाने के बीच 3 ऑड डेज और ऐड हो जाएंगे। अब अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में 30 दिन है और 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2, यानी कि अप्रैल 2 दिन और उसमें ऐड कर देगा। अब सवाल है मई का। तो मई में आपको 31 दिन नहीं लेने हैं, क्योंकि 18 मई तक का ही आपको डेट निकालना है, माफ करिएगा डे निकालना है। तो 18 मई तक 18 दिन होगा, माफ करिएगा 18 मई तक 17 दिन होगा, क्योंकि नियम क्या है, आपको 18वें दिन का डे निकालना है। आपने ऑलरेडी 1 जनवरी को इंक्लूड कर रखा है। तो काउंटिंग का नियम होता है ऐड 1 और -1, ये आपको पता होगा। तो ऐड 1 और -1 अगर नियम है तो एक छोर में हमें ऐड करना है, दूसरे छोर में माइनस करना है। तो कुल मिला के 1 मई से 18 मई के बीच जो इफेक्टिव डेज होंगे वो है 17। तो हमें 17 को 7 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 3, यानी कि 18 मई तक 3 ऑड डेज और ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के 1 जनवरी 2018 से 18 मई 2018 के बीच जो ऑड डेज है वो है 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11। ठीक है, 11 ऑड डेज। अब 11 ऑड डेज का क्या मतलब होता है, इसको अगर मैं फिर 7 से डिवाइड करूँ, क्योंकि ये तो 7 से ज़्यादा है, तो मुझे कुल मिला के 4 ऑड डेज मिलेंगे, यानी कि 4 ऑड इफेक्टिव डेज है। यानी कि 1 जनवरी अगर मंडे है 2018 का, तो 18 मई उसी वर्ष का मंडे में 4 दिन और ऐड कर दें, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुक्रवार। यानी कि 18 मई 2018 जो है वो फ्राइडे या शुक्रवार का दिन होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको पास्ट टाइम में मिलेंगे, और जिसको हल करना एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ऑड डेज निकालना आता है तो। कैलेंडर में एक और टॉपिक शेष रह गया, वो है कि रिपीटिंग कैलेंडर्स कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे कि किसी वर्ष का कैलेंडर हूबहू किसी और वर्ष में कैसे आएगा, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में मैं कैलेंडर के बाद जितने भी टॉपिक्स है रीजनिंग में वो सब कवर करूँगा। यूट्यूब में जो रिकॉर्डेड वीडियोस है इस तरह से, उसमें उतना स्कोप नहीं मिलता कि आप सभी चीज़ों को कवर कर दें। मैं प्रयास करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट टाइम क्वेश्चंस ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको दे सकूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको रीजनिंग की लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं मुझसे, तो आप वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे हर बुधवार को शाम को 6 बजे रीजनिंग के लाइव क्लासेस होते हैं गूगल मीट पे या जूम पे, किसी पे भी आप उस क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 9830060368। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, सभी इंफॉर्मेशन लें, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, रीजनिंग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।